नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद जो है मैं दोबारा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ ऑनलाइन। इसके पीछे कुछ कारण भी थे। एक तो तबीयत थोड़ी नाजुक हो गई थी, अब वो क्या था ये मैं भी नहीं जानता। और दूसरा, एक जगह किसी कोचिंग में जो है वहाँ जाना था किसी प्रतिबद्धता के कारण, तो वहाँ जा रहा था, अभी भी जा रहा हूँ और सेम चीज़ पढ़ा रहा हूँ। वो भी यूट्यूब पर उनके ये पर अवेलेबल है। तो आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही बताऊंगा। मेरे पिछले 2 वीडियो जो थे वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से सामाजिक धार्मिक जीवन पर चर्चा की थी। तो आप में से जिन लोगों का ये एक लंबे गैप के कारण जो है थोड़ा छूट गया होगा, वो फिर से चाहे तो उस वीडियो को जा करके, जो कि आपको मेरे ही इस चैनल GS विद प्रियांक पर मिल जाएगा, अवेलेबल है वो, तो वहाँ देख लेंगे और वहाँ आप सामाजिक धार्मिक जीवन को समझेंगे। वहाँ पर मैंने धार्मिक जीवन में उसको समाप्त किया था, जहाँ पर वहाँ पर आप लोग एक चीज़ और जोड़ लेंगे कि कुछ जगहों पर से, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, या बनवाली से भी जो है हरियाणा में, इन जगहों पर से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब फायर अल्टर्स मिले हैं। माना जाता है इसका मतलब कि संभवतः अग्नि की भी पूजा जो है उस समय होती होगी। इसके अलावा दोस्तों, अब हम लोग उस समय के यानी कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की चर्चा करेंगे। आर्थिक जीवन में हमें 3 चीज़ें याद रखनी होती हैं। जब भी आर्थिक जीवन यानी इकोनॉमिक लाइफ की बातचीत आती है तो हमें हमेशा हड़प्पा सभ्यता के बारे में 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि जो उसका बेस था, उस समय का जो आधार था, वो कृषि थी। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो सरप्लस प्रोडक्शन जब होने लगा ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके बाद उस सरप्लस प्रोडक्शन के कारण जो कृषकों के अलावा जो अन्य वर्ग होता है समाज का, जैसे कि जो शिल्पी, कारीगर, क्राफ्ट्समैन हो गए, जो आर्टिसंस हो गए, जो और अन्य काम करते हैं, जैसे कि हमारे बढ़ई वर्ग से हो गए, कारपेंटर्स हो गए, तो मैसन यानी कि पत्थर का काम करने वाले लोग, ये तमाम लोग जो थे वो धीरे धीरे जो है प्रमुखता पाने लगे। और यही कारण है कि जब गैर कृषक कार्य संपादित होने लगे तो हड़प्पा सभ्यता में, जहाँ 1500 से ऊपर रूरल साइट्स थे, ग्रामीण स्थल थे, इन सभी ने कांसे की मदद से जो कृषि में थोड़ी क्रांति आ गई, कृषि में उत्पादन अधिशेष बढ़ गया, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा, तो एक नया वर्ग आ गया। और इस नए वर्ग ने क्या किया कि नगरों को यानी कि अर्बन सेंटर्स को जन्म दे दिया। तो इन सारे सेंटर्स के बारे में मैं अपने अगले वीडियोज़ में बात करूंगा, जो परीक्षा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट होगा कि किस साइट से, हड़प्पा स्थल से कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है हमें प्राप्त हुई हैं, किसकी खोज किसने की है, इन सब पर बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। अब आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि उस समय का मुख्य पेशा एज यूजुअल कृषि था, एग्रीकल्चर था, जो मेन ऑक्यूपेशन था उस समय का। उसमें आपको मैंने बताया था कि 7000 ईसा पूर्व 7000 BC में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के मेहरगढ़ में, जो कि ईरान से सटा हुआ है, वहाँ पर जौ और गेहूं यानी बार्ली और व्हीट के खेती के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा सभ्यता में भी जौ और गेहूं की खेती प्रमुखता से होती थी। उसके अलावा हमने गुजरात के लोथल और रंगपुर से हमें धान की भूसी के ढेर मिले हैं। डेट मीन्स राइस हस्क यानी धान की भूसी के ढेर मिले हैं। तो निश्चित रूप से धान यानी कि चावल तो जरूर होता होगा। और यह 1800 BC यानी 1800 BC में ऐसा पाया गया है कि धान की भूसी के ढेर उतने पुराने हैं। इसका मतलब चावल की खेती भी होती थी। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वह आता है कि दुनिया में सबसे पहले कपास किसने उगाया, यानी कि कॉटन को प्रोड्यूस किसने किया, तो वह हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। तो कपास वाले पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखने की जरूरत है कि वहाँ रागी, डेट मीन्स फिंगर मिलेट,
और गन्ना यानी शुगर केन जो है उगाए जाने के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते हैं। जबकि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सबसे पहले जो फसल जो उपजाई गई थी मानव के द्वारा वह रागी है, यानी कि फिंगर मिलेट है, मोटा अनाज होता है वो। इसके अलावा हम उस कालखंड में वाटरमेलन यानी कि तरबूज, नींबू, ये तमाम फल जो है वो उस समय हमें उपलब्ध हैं, जो मिलते हैं साक्ष्य कि ऐसे जो मुहरे जो हैं वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की, उन पर इन तमाम के चित्र बने हुए हैं और उसके अलावा इनकी खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि वो लोग क्या उपजाते थे और क्या नहीं उपजाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हम देखेंगे कि राजस्थान के कालीबंगा से हमें लकड़ी का हल मिला है, यानी कि वुडन प्लफ मिला है। उसके अलावा हरियाणा के बनावली से हमें मिट्टी का हल मिलता है और जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं हमें कालीबंगा से, जिसका मतलब है खेती होती थी। लेकिन इसी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हमें वहाँ से इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई के जो साधन थे उसके एविडेंसेस नहीं मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन एक एक्सेप्शन यानी अपवाद यहाँ भी है, जो है अफगानिस्तान का सोरतुघई। अफगानिस्तान का एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है सोरतुघई, जो नॉर्थ में है, एक्सट्रीम नॉर्थ में। वहाँ से हमें सिंचाई के साधन मिले हैं, यानी इरिगेशन फैसिलिटी मिली है, नहर बिछाए जाने का हमें अवशेष मिला है, यानी कि जो कैनाल्स होते हैं उसके साक्ष्य मिले हैं सोरतुघई से। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हर चीज़ यहाँ लिखना जो है वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को आप याद रखेंगे कि अफगानिस्तान के सोरतुघई से हमें सिंचाई का जो है साधन वो मिला है, यानी नहरी सिंचाई। नहरी सिंचाई का साधन हमें अफगानिस्तान के सोरतुघई से मिला है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो गुजरात का धौलावीरा है, वहाँ से जो है हमें वाटर रिजर्वायर यानी जल संचय के जो है साक्ष्य मिले हैं। ये सारी बातें जब मैं अपने अगले वीडियो में आपको इन हड़प्पा स्थलों के बारे में बताऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आप सबको इसकी जानकारी दे दूंगा, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। तो इसका मतलब था कि हड़प्पा सभ्यता के जो ये कृषि अधिशेष को हम देखते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, कि कांसा का होना था। कांसे के औजार से खेती होती थी। कॉपर की जगह, तांबे की जगह कांसा यानी ब्रोंज आ गया था, तभी इसे ब्रोंज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और उसके उपयोग से उत्पादन अधिशेष हो रहा था। प्लस उस समय हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे, यहाँ बारिश ठीक ठाक होती थी। बाद के ही काल में बारिश न होने के कारण माना जाता है कि वहाँ जो कृषि को आघात पहुँचा, एग्रीकल्चर को जो नुकसान हुआ, उसके कारण यह नगरीय सभ्यता, यह अर्बन जो सिविलाइजेशन थी, यह नष्ट हो गई। एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ मॉनसून ब्रेक हो गया, बारिश होने जो है कम हो गई। आज भी आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, उसका जो पंजाब या सिंध का इलाका है, और फिर हमारे भारत के साइड में जो हमारे जो पंजाब हरियाणा के बेल्ट हो गए, या फिर गुजरात राजस्थान का जो इलाका हो गया, इन सब में आप देखेंगे कि बारिश कम होती है। अब पंजाब हरियाणा में खेती इसलिए ज़्यादा होने लगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ सिंचाई का जो साधन था यानी नहरों का जाल बिछा दिया गया, इसके कारण जो है वहाँ पर खेती होने लगी। लेकिन उस समय जो ब्रेक लगा था वो इसलिए लगा था कि कहीं ना कहीं मॉनसूनी बारिश जो है उसमें दिक्कत आई, बाधा आई, और उसका नुकसान जो है इन्हें झेलना पड़ा अपनी सभ्यता के विनष्ट होने से, यानी कि डिक्लाइन होने से हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो होप आप इसी को समझ रहे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट वाइज भी आया तो आप इसे एग्जामिनेशन में कर पाएंगे। उसके अलावा जो मुख्य पेशा तो एग्रीकल्चर था, लेकिन सब्सिडरी उसको सपोर्ट करने वाला पेशा या प्रोफेशन क्या था, वह था पशुपालन, डेट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने विभिन्न जानवरों को, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना यानी पालतू बनाना सीख लिया था। और आपको मैंने पहले बताया था वीडियोज़ में कि सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर जो था, डोमेस्टिकेटेड एनिमल था, वो था कुत्ता यानी कि डॉग। यहाँ क्या हुआ कि हम देखेंगे हम्प्ड बुल यानी कि कुबड़ वाले जो बैल होते हैं, बकरी, भेड़, भैंस,
कुत्ते, बिल्ली, मोर, कबूतर यानी पिजन, पीकॉक, डॉग्स, कैट्स, कैटल्स, जो शिप्स हैं, गोट्स हैं, बुफेलोज हैं, ऐसेज हैं, ऐस हैं, और डोंकी जो कह लीजिए, हाथी, बाघ, गैंडे, रिनोसेरस, इन सब के साक्ष्य एविडेंसेज हमें जो है वहाँ हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें मिली हैं, जो सील्स मिले हैं, उन पर इनकी तस्वीरें अंकित हैं या फिर इनके साक्ष्य मिले हैं। और एक चीज़ जो हमने देखने को मिलता है कि यहाँ से हमें कोई भी तस्वीर गाय की नहीं मिली है। ये बड़ा आश्चर्य है कि बैल तो मिल रहा है लेकिन गाय नहीं मिल रही है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमें वहाँ से किन जानवरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट जानवर होते हैं, एनिमल्स, जिनके नाम आते हैं, और वो हैं गाय और घोड़े, काउज एंड हॉर्सेज। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बनता है। लेकिन गुजरात में एक जगह है सुरकोटड़ा, वहाँ से घोड़े की हड्डियों के यानी कि हॉर्स के बोन्स के जो है एविडेंसेज मिले हैं। इसको याद रखिएगा, आगे मैं इसको जब चर्चा करूंगा साइट्स की, हड़प्पन स्थलों की, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ देखने के अलावा जो है आप सब मेरे इस लेक्चर को भी सुनते रहिएगा। आप सोचेंगे कि सब कुछ अवेलेबल हो जाए, तो फिलहाल ये संभव नहीं है। आपको भी कुछ अपने कान सतर्क रह करके जो है मेरे लेक्चर्स को सुनना ही पड़ेगा, अगर आप गंभीर छात्र हैं तब। वरना तो अगर आप ये चाहेंगे कि मैं हंसी मजाक करता रहूं, आप लोगों को हंसाऊं और खूब जोकराई करूं, और उसके बाद जो है मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझे पसंद करने लगे, तो कम से कम पढ़ाई के मामले में तो फिलहाल ये होने नहीं जा रहा है। तो चाहे चंद ही विद्यार्थी जिन्हें फ़ायदा हो, और अगर वो इसका फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे एक सुकून मिलेगा। ठीक है। उसके बाद पशुपालन में हम देखेंगे कि जो दूध के लिए या मांस के लिए, उनके जो मीट के लिए या मिल्क के अलावा, इनको जो बोझा उठाने वाले जो जानवर होते थे, जो बर्डन को झेलने वाले जो जानवर होते थे, जैसे कि ऊंट और गधे, जो कैमल्स थे और जो डोंकीज थे, ये सब जो है वहाँ बोझा उठाने का काम करते थे। और इनके भी जो है हमें जो एविडेंसेज हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में और राजस्थान के जो है इलाके में आज भी आप देखेंगे कि ऊंट मिलते हैं। एनिमल जो कैमल्स हैं वो हमें राजस्थान में मिलते हैं। गधे जो है वो पाकिस्तान में मिलते हैं, वो पहले भी मिलते थे, गधे आज भी मिलते हैं। तो हम इनको देखेंगे कि कैसे पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री कृषि को सपोर्ट कर रहा था। उसके बाद हम आगे आते हैं तो व्यापार वाणिज्य, डेट मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स की जब बात करेंगे हम, तो इसमें दो पहलू होते हैं। एक आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड, जो कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों में, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी या चन्हूदड़ो, इन सब के बीच में जो आपस में जो व्यापार होता रहता था, गांवों से जो फसल जो है शहरों में पहुंचाए जाते होंगे, इन सबको हम आंतरिक व्यापार के अंतर्गत में रखते हैं। डेट मीन्स इंटरनल ट्रेड, इसको हम आंतरिक व्यापार बोलते हैं। और दूसरा व्यापार होता था बाह्य व्यापार, जो कि विदेश व्यापार के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड। वह हड़प्पा सभ्यता और जो वर्तमान इराक है, प्रेजेंट इराक, वहाँ जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसे हम सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उनके बीच में आपस में एक्सटर्नल ट्रेड यानी कि विदेश व्यापार होता रहता था। और इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कि लोथल में जो है बंदरगाह मिला है हमें, गोड्डीबाड़ा डॉकयार्ड, जहाँ से कि पानी वाले जहाज समुद्र के जाते थे और वो मेसोपोटामिया यानी इराक से जो है व्यापार करते थे। और ये व्यापार जो था स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था। डेट मीन्स कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन भी होता था और वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी, ये दोनों ही होता था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण बात कि उस समय कोई मेटल की करेंसी नहीं थी, यानी कि कोई मुद्रा जो था वो अवेलेबल हमें नहीं मिला है। यानी कि धातु की मुद्रा, डेट मीन्स करेंसी मेड ऑफ, जो धातु की मुद्रा जो है वो हमें नहीं मिली है। यानी
मेटल करेंसीज हैव नॉट बीन फाउंड एट एनी ऑफ द हड़प्पन साइट्स। इसको सुनते जाइएगा आप लोग। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जो बाइलिंगुअल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हैं कि मैं सब कुछ इंग्लिश में लिखता जाऊं, हिंदी मीडियम वाले चाहते हैं कि मैं सब कुछ हिंदी में लिखता जाऊं। ये संभव नहीं है, आप सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो मैं लेक्चर देता हूं वो सुनते जाइए, चूँकि आप परीक्षा जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो इतना तो आपको जो है थोड़ा सा मेरे साथ कोप करना पड़ेगा। तो धातु की मुद्रा यानी मेटल करेंसी जो थी वो नहीं मिलती थी, और जो एक्सचेंज सिस्टम होता था वह बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि जो वस्तुओं का विनिमय होता था। वस्तुओं का विनिमय होता था, बार्टर सिस्टम था। जो बहुमूल्य धातुएं होती थीं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से या कहीं बाहर से, अफगानिस्तान से, ईरान से, खुरासान से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके से, ओमान से, इन सभी जगहों से धातुएं मंगाई जाती थीं। और हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धातु का काम यानी ढलाई का काम, जो मेटलर्जी का जो काम होता था, मेटल स्मेल्टिंग का काम, वो बहुत होता था। और इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि वस्तुओं का विनिमय इसी प्रकार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं उन धातुओं से कई तरह की चीज़ें बना करके जो है फिर उनको एक्सपोर्ट कर दिया करते थे, और फिर आपस में भी इनके बीच में आंतरिक व्यापार हुआ करता था। तो हम देखेंगे कि वहाँ से मुहरें बहुत मिली हैं, लेकिन करेंसीज मुद्राएं नहीं मिली, यानी सील्स तो मिले हैं, मुहरें मिली हैं चौकोर टाइप की, लेकिन हमें जो मुद्राएं हैं, करेंसीज हैं, उनके साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो माना जाता है कि यह वस्तु विनिमय पर आधारित था। मुहरों का काम जो होता होगा वह होता होगा एक क्रेडिट, जो क्रेडिबिलिटी होती है उसके लिए, कि और उस पे जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि लिखी गई है उस पर, वो चूंकि आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए हम लोग कन्फर्म रूप से भी नहीं कह सकते हैं कि जो मुहरें होती थी, जो सील्स होती थी, सिलखड़ी की बनी हुई ज़्यादातर, आखिर उनका उपयोग क्या होता था। तो जैसे ही हम जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लेंगे उस दिन जो है हमें तमाम जानकारी जो है उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम ये व्यापार जो है उस समय हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इसे मिटा दूं और आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, तो देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जैसे कि सोना, चांदी, टिन, ये सब अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। जो सोना, चांदी और जो टिन हैं, ये सब हमें जो हैं कहाँ से मिलते थे? ये सब हमें अफगानिस्तान और ईरान से मिलते थे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा सोना यानी कि जो गोल्ड है वो कर्नाटका के कोलार से भी आता था। कर्नाटका के कोलार से भी इंपोर्ट किया जाता था। और बाकी सोना, चांदी और टीन ये सब हम अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो तांबा था यानी कि कॉपर, ये राजस्थान के खेतड़ी माइन से आज भी जो है ये फेमस है। इसको देख लेंगे आप लोग। राजस्थान के खेतड़ी माइन से मंगाते थे। और इसके अलावा बाहर में यह बलूचिस्तान, पाकिस्तान से और प्लस ओमान, जो सऊदी अरब के नीचे आपको एक देश दिख जाएगा ओमान, वहाँ से इसे मंगाते थे। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा जो सीसा था, यह एक भारी धातु होता है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यह
दक्षिण भारत से मंगाते थे, साउथ इंडिया से। इसको याद रखेंगे, शीशा जो है वह साउथ इंडिया से मंगाते थे। फिर एक क्वेश्चन आता है कि लैपिस लैजुली यानी कि लाजवर जो है वो कहां से मंगाते थे? लैपिस लैजुली जो है वह हम अफगानिस्तान से मंगाते थे। यह नीले रंग का जो है एक बहुमूल्य पत्थर होता था। तो ये तमाम जानकारी जो है यह आपको एग्जामिनेशन में जो है काम आएगा। उसके अलावा सेल खड़ी की मुहरें बनती थी सबसे ज़्यादा संख्या में, स्टेटाइट जिसे बोलते हैं। स्टेटाइट जो है वह राजस्थान और गुजरात से मंगाया जाता था। सेल खड़ी यह एक सॉफ्ट स्टोन है जिसकी जो है मुहरें जो है सबसे ज़्यादा इसी की बनती थी, सील्स जो थे इसी के बनते थे। यह राजस्थान से और गुजरात से आता था। तो होप ये सब जानकारियां आपको काम आएंगी। उसके अलावा जो है कार्नेलियन था यानी कि इंद्रगोप जो था, और वह जो है हल्का लाल रंग का जो है बहुमूल्य पत्थर होता था, वह गुजरात के भड़ोत से मंगाया जाता था। ये तमाम जानकारियाँ इतनी जो मैंने आपको बताई हैं यह आपके एग्जामिनेशन में जो है बहुत काम की होंगी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो निर्माण होता था, ब्रिक्स का, फिर कुम्हकार लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन और जो है घड़े यानी कि पॉटरी मेकिंग का काम किया करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि बीड मेकिंग यानी जो मनका बनाने का जो कारखाना होता था वह बहुत फेमस था। यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना यानी बीड मेकिंग फैक्ट्रीज। मनका बनाने का कारखाना जो है ये हमें चन्हू दड़ो और इसके अलावा कई अन्य जगहों पर से भी जो है हमें मनका बनाने का कारखाना मिलेगा। जो यह मनका जो है ये छोटे छोटे देखेंगे कि जैसे मोती होते हैं वैसे ही ये रंग बिरंगे होते हैं। आप चाहें तो गूगल में बीड BAD बीड डाल करके चेक कर सकते हैं, या हिंदी में मनका लिख करके, तो आपको वो अलग अलग रंगों के जो है पत्थर जो है वो देखने को उसमें मिल जाएंगे। उन्हीं को मनका बोलते थे। इनकी जो है माला बनाई जाती थी। इसके अलावा खिलौना बनाना या तमाम तरह की मूर्तियों के जो काम होते थे, इन सब के कामों में हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो काफ़ी आगे हो गए थे। और जब हम इनका जो बटखारा यानी कि जो वेट एंड मेजरमेंट वाला जो चीज़ देखेंगे, पैमाना, तो हाथी दांत के जो पैमाने हैं वो मिले हैं हड़प्पा स्थलों से। उसके बाद इनका जो वेट का जो मेजरमेंट होता था वो जो है 16 का गुणक होता था। जब हम वेट और मेजरमेंट में जाएंगे, डेट मीन्स माप तौल व पैमाना, तो हम पाएंगे कि वो क्या था, मल्टीपल ऑफ 16 था। यानी 16 का गुणक होता था, 16 का मल्टीपल होता था। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, एग्जामिनेशन में पूछता है। इसके अलावा वह दशमलव पद्धति से भी परिचित थे। दशमलव पद्धति से परिचित थे, इसका मतलब है कि जो डेसिमल सिस्टम था इसको वह जान रहे हैं। डेसिमल सिस्टम, इसकी जानकारी उन्हें थी। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। कपास उद्योग जो था वह बड़ा फल फूल रहा था। कपास उद्योग लोथल से जो है यह जाता था, इसको ध्यान में रखेंगे। एग्जामिनेशन के हिसाब से कॉटन इंडस्ट्री जो थी उसको ध्यान में रखेंगे कि लोथल से जो है उसका एक्सपोर्ट होता था। और नाव बनाना, बर्तन बनाना, ये तमाम चीज़ें जो है उस समय की जो है काफ़ी प्रसिद्ध चीज़ें हुआ करती थी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि कालीबंगा बनावली से क्या मिला है, चावल मिला है,
रंगपुर से और लोथल से, याद रखेंगे। सबसे पहला कपास किसने उपजाया? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उपजाया। यही कारण है कि यूनान यानी ग्रीस के लोग जो हैं इन्हें सिंडन बोलते थे, यानी सिंध में रहने वाले लोग सिंड और कॉटन उगाने वाले, तो सिंडन SINDON सिंडन बोला करते थे। इन जो क्या रखेंगे, फिर कुबर वाले बैल के कारण जो है यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद इन जानवरों के चूंकि पंजों के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर, तो हमें पता चल जाता है कि ये जानवर वहाँ पाले गए थे। और फिर व्यापार वाणिज्य के बारे में तमाम जानकारियाँ हमें उनके मुहरों से मिलती हैं। इन सब के अलावा जो है मैं आप सबको वहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में बता दूँ। राजनीतिक जीवन में जो है हम स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं जानते हैं। वहाँ के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन माना जाता है कि चूंकि हड़प्पा सभ्यता पर व्यापार वाणिज्य का बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव था, इसलिए हो सकता है कि जो वहाँ का राजनीतिक जीवन हो, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, राजनीतिक संगठन, हो सकता है कि यह व्यापारी वर्ग के हाथ में हो। मर्चेंट क्लास के हाथ में हो सकता है शासन। जरूरी नहीं है कि यह व्यापारियों के हाथ में हो, क्योंकि हमने आज तक इनके बारे में स्पष्ट रूप से जाना नहीं है, क्योंकि इनकी लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो इनका पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए माना जाता है कि व्यापारी वर्ग जो है इसका जो है प्रभुत्व रहा होगा, मोनोपोली रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि यही जो है रूलर क्लास रहा हो, यानी कि शासक वर्ग रहा हो। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें एक पुजारी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले यानी कि बर्डेड पृष्ठ की हमें मूर्ति मिली है, स्टैचू मिली है। तो हो सकता है कि सत्ता जो है वह पुरोहितों के हाथ में भी रही हो। तो हम ये जो है ये मे बी वाला चीज़ है, याद रखिएगा इसको। ये हो सकता है, कंफर्म कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह हो सकता है कि उस समय का जो राजनीतिक संगठन हो वो व्यापारियों के हाथ में रहा हो, और यह भी हो सकता है कि उनके ऊपर किसी पुरोहित शासक वर्ग का शासन रहा हो। अब तक हम स्पष्ट इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जब तक कि इनकी लिपि, इनका स्क्रिप्ट जो है हम लोग पढ़ न लें। इसके अलावा एक राजनीतिक संगठन तो जरूर रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि इनके जो हड़प्पा सभ्यता के जो अनेक स्थल जो मिले हैं, प्रकाश में आए हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है वो, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर के भारत के कई इलाकों में। तो और इतने बड़े बड़े नगर वहाँ अस्तित्व में थे, तो उनके लिए हो न हो कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप की जो है चीज़ रही होगी, या निश्चित रूप से जो कि शहरों को देखती होगी। नगर निगम जैसी कोई संस्था रही होगी जो इन बड़े बड़े शहरों के जो समकोण पर, राइट एंगल पर जो सड़कें जो बनाई गई थी एक दूसरे को काटती हुई, या जो मकान व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे, या साफ सफाई पर, हाइजीन पर जितना ध्यान दिया गया था, ड्रेनेज सिस्टम पर, यह बिना किसी राजनीतिक संगठन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसी बिना चीज़ के हुए संभव ही नहीं होगी, ये तय है। हाँ, हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बड़ा जो था, उसकी जो कमी जो थी वह यह थी दोस्तों कि उन्होंने अपने डिफेंस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया। तो इसके पतन के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही में जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, उन सब की मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। होप कि आपके काम का होगा ये, और जो भी आपको दिक्कतें आई होंगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको जो है दूर करने की कोशिश करूं,
और आज मैंने जानबूझ करके लिख करके थोड़ा सा ये किया है, और थोड़ी तबीयत खराब थी तो उसका भी असर है। कोशिश होगी कि अब जो है वीडियो निरंतर अंतराल पर आते जाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि अब ज़्यादा इसे एग्जाम ओरिएंटेड बनाऊं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। आज के लिए अभी इतना ही, अगला वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए साथियों, आप सभी को अलविदा, आप सबसे, और आप सबको प्रणाम। आप सबका दिन शुभ रहे।